बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम जहां तक बात की थी वो ओह्म्स लॉ था, ठीक है। ओह्म्स लॉ में हम यहां तक पहुंच गए थे कि हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव कर ली थी और वो इक्वेशन थी हमारे पास V इज इक्वल्स टू IR। ओह्म्स लॉ मैंने पढ़ाते वक्त आपको ये बात समझाई थी कि ओह्म्स लॉ यानी V प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेजेस के। ये बात उस वक्त तक दुरुस्त रहेगी जब तक करंट गुजरने की वजह से जिस चीज में से करंट गुजर रहा है यानी कंडक्टर, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। सवाल यहां पर एक उठता है, वो सवाल ये है कि क्या हम ओह्म्स लॉ को किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप कहें कि जी जनरली स्पीकिंग तो हम नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन हम अगर प्रिसाइसली बात करें तो हम हर जगह अप्लाई भी कर सकते हैं। उसकी दोनों की वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। दोनों की वजूहात ये है कि देखिए, मिसाल के तौर पे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल गर्म हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट गुजरने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और मैंने आपसे कहा था टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टाइप ऑफ मटेरियल, ये चार चीजें मैंने आपको बताई थी जिसका ताल्लुक डायरेक्टली किसके साथ है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल के साथ है। तो करंट गुजरने में चूंकि चीज गर्म हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ओह्म्स लॉ को वहां पर अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। ये मेरे पास समझ में आ रही है। इसलिए वो डिवाइसेस जिस पर हम ओह्म्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर हम ओह्म्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो करंट गुजरने की वजह से अपने रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करते। लेकिन वो तमाम चीजें जो कि अपने रेजिस्टेंस को चेंज करती हैं, क्या हम वहां पे ओह्म्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? यस, हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और उस स्पेसिफिक करंट और उस स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए। यानी अगर आप V और I की मदद से R निकालना चाह रहे हैं, या अगर आप वोल्टेजेस की भी बात कर रहे हैं, तो V और I की मदद से अगर आप R निकालते हैं, तो जो V की वैल्यू आपने रखी उस वक्त जो भी R था वो सिर्फ उस स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। इसका मतलब यह है कि ओह्म्स लॉ को हम एक्सटेंसिवली हर जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों बातें अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके ओह्म्स लॉ के ग्राफ की भी जरा बात कर लेते हैं आपसे। ग्राफ कुछ इस किस्म का हम लोग इसका बनाते हैं कि इस एक्सिस के ऊपर हम वोल्टेजेस रखते हैं और इस एक्सिस के ऊपर हम लोग करंट रखते हैं, और ये ग्राफ इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है। सबसे पहले सवाल का जवाब, व्हाई दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस सवाल का जवाब ये है कि दिस स्ट्रेट लाइन या लीनियरिटी जिसे कहते हैं, लीनियरिटी, ये लीनियर है स्ट्रेट लाइन, तो उसको मैथमेटिक्स में जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो लीनियरिटी है। तो लीनियरिटी ऑफ द ग्राफ या स्ट्रेट लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि रेजिस्टेंस मतलब फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट। ओके, ये सारे पॉइंट्स मैं लिख देता हूं कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन शोज R इज कांस्टेंट। करंट गुजरने की वजह से रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ रहा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और R का ताल्लुक इससे फिजिकल कंडीशन से, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात आप देखिए, ये ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, एग्जैक्टली ओरिजिन से। तो ओरिजिन के ऊपर दोनों वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेजेस मेरे पास 0 हैं तो करंट भी क्या होगा, मेरे पास 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज देन व्हेन मैं ये कह सकता हूं कि V 0 है, सो दिस इंप्लाइज दैट I क्या होगा, 0 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस जगह पे गलती कर बैठते हैं, और वो ये गलती कर बैठते हैं कि हम जब किसी ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर उनसे कहते हैं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जब 0 हो तो कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा हो, चाहे जितना मामूली सही क्यों ना हो, चाहे नैनो एम्पियर्स में क्यों ना हो, तो वोल्टेज 0 पे क्या नैनो एम्पियर का करंट हो सकता है। तो वो अपनी गट फीलिंग को कहते हैं ना, वो अपने क्या कहना चाहिए उसको, अपने अंदाजे को, या मेरा दिल कह रहा है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना दिल कह रहा है, तो अंग्रेजी में कहते हैं गट फीलिंग ना। तो वो अपनी गट फीलिंग को, उनका दिल कह रहा होता है हाँ यार मामूली सा तो करंट हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द ओह्म्स लॉ व्हेन द वोल्टेज इज 0 करंट इज 0, नो वे, कोई करंट नहीं हो सकता। तो वोल्टेज करंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो ग्राफ है, हर ग्राफ का एक होता है स्लोप, जिसको मैथमेटिक्स वाले कहते हैं ग्रेडियंट। हम फिजिक्स वाले इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्लोप, और मैथमेटिक्स वाले इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट या स्लोप क्या होता है, मैं बड़े सिंपल अल्फाज में स्टूडेंट को ये कहता हूं कि आप ग्राफ की वर्टिकल वैल्यू को ग्राफ की हॉरिजॉन्टल वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी वर्टिकल वैल्यू
किसकी? ग्राफ की, ठीक है, वर्टिकल वैल्यू ग्राफ की डिवाइडेड बाय किससे? हॉरिजॉन्टल वैल्यू से। तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू ग्राफ की, जब भी आप वर्टिकल वैल्यू ग्राफ की और हॉरिजॉन्टल वैल्यू को दोनों को डिवाइड करते हैं, जो चीज आपको मिलती है उसे हम स्लोप कहते हैं या उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो कर लेते हैं ये काम हम लोग। तो देखिए स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास। मैं अपने ग्राफ के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट ले लेता हूं तो इस पॉइंट की वर्टिकल वैल्यू क्या होगी? ये है ना वर्टिकल, तो ये रहा वर्टिकल वैल्यू। तो वर्टिकल वैल्यू मेरे पास क्या है? आई, करंट। इस एरो को मत देखना, ये एरो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बनाकर दिखाया हुआ है कि ये वर्टिकल है। बाद लोग ये कहते हैं तो हॉरिजॉन्टल है, एरो हॉरिजॉन्टल है ना, मैं तो वैल्यू की बात कर रहा हूं। और इस पॉइंट की जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल वैल्यू वो v है। तो हमारे पास जो स्लोप आया या जो ग्रेडियंट आया वो मेरे पास क्या है? आई अपॉन वी आया। अब आई अपॉन वी क्या होता है? अगर आप रिकॉल करो ओम्स लॉ को यहां से, तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं ये क्या करता हूं, ये जो v है आई को, ये जो v है इसको मैं क्या कर लेता हूं? मल्टीप्लाई बाय 1 अगर कर लेता हूं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाय v करता हूं तो मुझे बताइए v इक्वेशन को तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहां पे मेरे पास क्या है? 1 है, ठीक है, और i के साथ क्या है? r है। तो r जो i के साथ मल्टीप्लाई हो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर यहां पर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r। तो 1 अपॉन r अगर आप याद करें तो मैंने 1 अपॉन r आपको क्या बताया था? k से उसको हमने रिप्रेजेंट किया था और उसको हमने क्या बोला था? कंडक्टेंस कहा था। इसका मतलब है कि स्लोप ग्रेडियंट यानी i अपॉन v बेसिकली किसके बराबर है हमारे पास? कंडक्टेंस के बराबर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरा ख्याल आसान किस्म की बात होगी। तो अगर आपसे कहा जाए द स्लोप ऑफ द ओह्म लॉ ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, या अगर हम आपसे कहें कि दी SI यूनिट ऑफ द स्लोप ऑफ ओह्म लॉ ग्राफ, SI यूनिट ऑफ द स्लोप ऑफ द ओह्म लॉ ग्राफ इज इक्वल्स टू, तो कंडक्टेंस का यूनिट आपने बता देना है। जो MHO वो बताया था वो लिखा हो सकता है, या ओह्म इनवर्स लिखा हो सकता है, या सीमेंस लिखा हो सकता है। सो ये आपने वहां पर ऑप्शन को तलाश करना है, राइट। अच्छा, अब अगर हम आपसे कहें कि ओह्म लॉ के ग्राफ के स्लोप का इनवर्स, मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्लोप का इनवर्स बताओ, तो जाहिर सी बात है कंडक्टेंस का इनवर्स। तो कंडक्टेंस का इनवर्स हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बात सही है। मेरा ख्याल है आसान किस्म की बात है। अच्छा, अब एक चीज के बारे में और भी हमने जरा फैसला करना है। ओह्म लॉ जो हम स्टडी कर रहे हैं, सारी हम बातें कर रहे हैं, एक चीज होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जिसे हम कहते हैं रेजिस्टर, ठीक है। हमारे जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर एक कंपोनेंट लगा होता है। ये वैसे तो आप बायोलॉजी वाले हो, लेकिन इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो जिस तरीके से एक बल्ब होता है, बल्ब का काम है रोशनी देना, फैन का काम है हवा देना, इसी तरह एक हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक कंपोनेंट है उसे कहते हैं रेजिस्टर, ठीक है। आपने सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर में पढ़ा भी होगा, रेजिस्टर्स होते हैं जिनको हम मैं बात कर रहा हूं आपसे रेजिस्टर की, जिसके लिए हम इस किस्म का सिंबल भी बनाते हैं, इस किस्म का सिंबल, राइट। तो ये जो रेजिस्टर होते हैं ये स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं, दे आर द डिवाइसेस, ठीक है। और ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अपने रेजिस्टेंस को फिक्स रखती है, एंड इट्स वैल्यूज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द V एंड I। बी केयरफुल, ऐसा ना हो कि आप यहां इस चीज से धोखा खा जाएं कि जिस तरीके से हमने यहां पर ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखता हूं जनाब R जो है वो इज इक्वल टू V अपॉन I के, तो मैंने R को यहां डिवाइड करा दिया, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो V अपॉन R ये I वहां जाकर डिवाइड हो गया, तो R किसके इक्वल है? V अपॉन I के। तो मैं आपसे अगर ये कहूं आपको ट्रिक करने के लिए कि यार रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन वोल्टेजेस या करंट, तो आप बोलेंगे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन वोल्टेजेस भी है, करंट भी है। नो नो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, ठीक है। जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस तो वोल्टेजेस पर डिपेंड करती है, लेकिन ये जो रेजिस्टर है स्पेसिफिक एक डिवाइस है जो हमने फैब्रिकेट की है, इसकी resistance of the resistor is independent from the voltages and its polarity। मैं दोनों बातें लिख देता हूं कि resistance is independent
from V voltages and its polarity. पोलैरिटी मैंने आपको बताया, मतलब अगर ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, इस रेजिस्टर में इधर तुमने पॉजिटिव अप्लाई किया है और इधर तुमने नेगेटिव अप्लाई किया है, या तुम उल्टा कर दो, इधर पॉजिटिव अप्लाई करो इधर नेगेटिव अप्लाई करो, तो पोलैरिटी चेंज कर दी ना, पॉजिटिव यहां था नेगेटिव यहां था, फिर आपने क्या किया, यहां नेगेटिव लगा दिया यहां पॉजिटिव लगा दिया, तो पोलैरिटी चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वोल्टेज की वैल्यू कम ज्यादा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जिस चीज में से करंट गुजर रहा है वो क्या है, एक रेजिस्टर है। बी केयरफुल, ओके। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या किसी जो कंडक्टिंग डिवाइसेस है, मिसाल के तौर पर हमारा बल्ब है, ठीक है, अब हमारा बल्ब जो है वो रेजिस्टर नहीं है, हमारा बल्ब रेजिस्टर नहीं है, हमारा पंखा रेजिस्टर नहीं है, तो हमारे बल्ब में से, हमारे पंखे में से जो जब करंट गुजर रहा है, जो वोल्टेजेस हमने अप्लाई किए उन वोल्टेजेस की वजह से क्या रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है? द आंसर इज यस, ओके। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया, एक पॉइंट हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंडक्टिंग डिवाइसेस है, कंडक्टिंग डिवाइसेस रेजिस्टेंस, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन V voltages, ओके। ये मैं आपसे कह रहा हूं, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है, राइट। अच्छा, यहां तक तो एक बात होगी, क्या मैं इस ग्राफ को ऐसे कर सकता हूं, ये जो V है इसको इस तरफ ले जाऊं, सो दिस इज नेगेटिव V, और इस करंट की लाइन को इस तरीके से नीचे ले आऊं, सो दिस इज नेगेटिव I, ये पॉजिटिव I है, ये पॉजिटिव V है। अब ओम्स लॉ की ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू देखें, वोल्टेजेस प्लस का मतलब ये प्लस और माइनस से जरा समझिएगा, ठीक है, वोल्टेजेस प्लस से माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब पोलैरिटी चेंज हो रही है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, ओके। यानी अगर यहां पर पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, तो जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव कर दो, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव कर दो, तो यू जंप फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, राइट। तो होगा क्या, वो करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव तक इस तरफ जा रहा था वो इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, बिकॉज क्या हम कन्वेंशनल करंट हमेशा लेते हैं, मैंने आपको बताया था, तो पॉजिटिव ये था नेगेटिव ये था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ कन्वेंशनल करंट जा रहा था, जब मैंने इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दिया तो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ करंट जाएगा। सो जैसे ही आपने पोलैरिटी चेंज किया तो करंट भी चेंज हुआ, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ग्राफ ऑफ द ओम्स लॉ? द आंसर इज नो इफेक्ट, इट रिमेन्स सेम, मतलब मुझे इस ग्राफ को इसी तरीके से आगे लेके जाना है, ओके। मेरा ख्याल ये भी आसान किस्म की बात आपके लिए हो गई होगी, आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ तक इसको देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। सर ये स्लोप ग्रेडियंट वाला दोबारा बता दिया, वर्टिकल वैल्यू ग्राफ ओवर। देखो हर ग्राफ एक स्लोप होता है, मिसाल के तौर पे ग्राफ जो है मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ की स्टीपनेस ऐसे ना, ग्राफ की स्टीपनेस कितनी है, ग्राफ ऐसे है तो स्लोप कम होता है, जैसे हमारे घरों के बाहर स्लोप होता है, बिल्कुल वही बात है स्लोप, या ये स्लोप ज्यादा और ये मैक्सिमम है, ठीक है, क्योंकि आप बायोलॉजी वाले ना जो ई कैट के होते हैं या सेकंड ईयर के जो इंजीनियरिंग के होते हैं, उनके पास तो मैथ्स में ये पूरा चैप्टर ही है, स्लोप ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट। तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम ग्रेडियंट, लाइन इज वर्टिकल, व्हेन योर लाइन इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज द मिनिमम स्लोप, राइट। तो स्लोप की वैल्यू का मतलब ये है कि वेरिएशन कितनी है, तो ये स्लोप कैसे निकालना है, उसमें मैंने आसान टेक्निक आपको बताई कि आप अभी ग्राफ की वर्टिकल वैल्यू को ग्राफ की हॉरिजॉन्टल वैल्यू से सो मैंने आपसे ये कहा कि इफ ग्राफ, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन है, कोई पॉइंट ले सकता हूं, मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैंने कहा इफ दिस इज ए पॉइंट और इस पॉइंट का मैं स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूं, इस पॉइंट का मैं स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इस पॉइंट की वर्टिकल वैल्यू क्या होगी, ये होगी ना वर्टिकल वैल्यू, एरो बना के मैं बता रहा हूं करंट, तो मैंने लिखा आई, तो इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्या होगी, मैं एरो बना के बता रहा हूं, ये क्या V, मैंने V लिखा, तो मैंने कहा I अपॉन V क्या बनता है, तो मैंने इसको किया 1 मल्टीप्लाई बाय V, तो मैंने कहा तो V जो है 1 से मल्टीप्लाई बाय V, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो I डिवाइडेड बाय V कर दिया। इसी तरह I और R जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, I और R जो मल्टीप्लाई, मैंने कहा R मल्टीप्लाई I से, तो R वहां जाकर क्या होगा डिवाइड, तो R को जब मैं उस तरफ लेकर गया वो डिवाइड हो गया, तो मैंने कहा 1 अपॉन R क्या होता है, तो मैंने आपको कल इससे पहले भी आपको समझाया था, जब ओम्स लॉ बता रहा था उस वीडियो में देखिएगा,
कि I अपॉन V हमारे पास बेसिकली कंडक्टेंस था, ठीक है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। तो मैंने कहा स्लो ग्रेडियंस किसके इक्वल है, कंडक्टेंस के इक्वल है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये सारा जो है ऑन जॉब, ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात है वो भी समझ लें। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन मटेरियल में डायमेंशन या मुख्तलिफ साइड्स ऐसे कह लीजिए उसको चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब करंट मतलब वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं मतलब जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनमें आप चाहे यहां से यहां करंट भेजे, यहां से यहां भेजे, इस साइड से इस तरफ से इस तरफ भेजे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक। तो जो ओम्स लॉ है, जो ओम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो ओम्स लॉ इज फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। क्या मतलब है आइसोट्रोपिक मटेरियल के? कि इलेक्ट्रिकल characteristics remains same in every dimension। हर डायमेंशन में इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती हैं? सेम रहती हैं, और हम आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। तो बाय द वे मतलब ये एक जुमला मेरे ध्यान में आ रहा था, मैंने कहा आपको बता दूं कि आपको पता है एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसे उल्टी सीधी कोई ना कोई बातें वो पूछ लेते हैं। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल जो है वो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। यहां जाके मेरी ओम्स लॉ की बात हो जाती है कंप्लीट। ओम्स लॉ के ऊपर मुझे दोबारा भी आना कुछ बातें करने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें पढ़ना जरूरी है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस, किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है। वैसे तो मैं बड़ी देर से गुनगुना रहा हूं, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन पे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं। तो हम कह देते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 लेंथ। लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ कम करूंगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो एक वायर की लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, वायर की लेंथ कम करो रेजिस्टेंस कम होगी। सेकंड फैक्टर जिसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। देखो मेरी बात सुनो, ये मार्कर तुम लोग देख रहे हो, तो मार्कर, ये मार्कर है, तो मार्कर का जो फ्रंट है सामने से, ये जो गोलाई है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। यानी मार्कर है ना, इसको हम ऐसे कट कर दें, ये जो सामने से गोलाई नजर आती है ये इसका क्रॉस सेक्शन है। मतलब इसकी थिकनेस कितनी है, तुम क्रॉस सेक्शन को समझ लो थिकनेस, मोटाई। तो मुझे बताओ अगर एक वायर की थिकनेस ज्यादा है तो उसमें से अगर जिस तरह पानी का पाइप है, अगर एक पानी का पाइप थिक है, उसका डायमीटर ज्यादा है तो पानी आसानी से फ्लो करेगा, और अगर उसका डायमीटर कम करना शुरू करेगा तो उसमें फ्लो करने वाले पानी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो मुश्किल से फ्लो करेगा। सीधी सी बात है। तो इसी तरीके से करंट का मामला भी है, राइट। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते चले जाओगे, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते चले जाओगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। फिर हम तीसरे फैक्टर की हम बात करने वाले हैं। ये तीसरा फैक्टर है हमारे पास, तीसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो क्या है कि हमने क्या किया जनाब, सेम क्रॉस सेक्शन। ये तकरीबन मेरी डायग्राम थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे समझ लो, ठीक है, कि मैंने दो वायर ली, सेम क्रॉस सेक्शन, दोनों का सेम क्रॉस सेक्शन और दोनों की सेम लेंथ है। एक मेरे पास कॉपर है, एक मेरे पास एल्यूमिनियम है, और दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। मतलब if same cross sectional area and same length of two different wire is taken, we found that there are two different value of the resistance. Now the question is, okay, what is the next factor on which the resistance depends? So the next factor or the third factor is the type of material. Type. One is the copper, second is the aluminium. So type of the material या nature of the material, ये तीसरा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो तीसरा फैक्टर को मैं लिख देता हूं, दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये जो नेचर ऑफ मटेरियल है, ये जिस चीज को डिवेलप करता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको हम अपने सिंबल रो से रिप्रेजेंट करते हैं।
अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो हमने आपसे कहा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो R इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हमने रो अप्लाई किया एंड देन L अपॉन A। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहां से अगर हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें क्लास इधर से, तो दिस इंप्लाइज दैट रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होगी, A डिवाइड है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो RA, L मल्टीप्लाई है रेजिस्टिविटी से, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो अपॉन L। ओके, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है। रेजिस्टेंस की जो का यूनिट होता है वो ओम्स होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर होता है, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सो हम देख सकते हैं ओम मीटर। बाय द वे चैप्टर नंबर 15 में हम आपको डिवाइस पढ़ाएंगे, जिस डिवाइस का नाम होता है ओम मीटर। सो डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड बाय दिस यूनिट ओम मीटर। दिस इज, तो इसको हमें कैसे लिखना चाहिए, इसको हमें लिखना चाहिए ओम मीटर। तो बार बच्चे कहते हैं ओम डैश मीटर, और भाई डैश नहीं है, अंग्रेजी में दो जुमलों को जोड़ने के लिए दरम्यान में डैश लगा, तो थोड़ा सा अंग्रेजी का इशू है, बाकी सब क्लियर है। तो दिस इज नोन एज ओम मीटर। ये डैश इसलिए लगाया है so that you cannot make yourself confused by the device which is known as the ohm meter. The ohm meter नहीं है, this ohm meter is the unit of resistivity. Now what exactly is the resistivity? Resistivity, जो लफ्ज है resistivity, इसका जो दूसरा नाम है वो हम कहते हैं specific resistance। अब स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ, स्पेसिफिक का मतलब हुआ एक रेजिस्टेंस, एक ऐसी वायर की रेजिस्टेंस जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट मीटर स्क्वायर हो, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो। तो यूनिट स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ अगर किसी वायर की लेते हैं, उसकी जो भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगी वो रेजिस्टेंस नहीं बल्कि रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रेजिस्टिविटी का मतलब है खास लेंथ। तो एक तो बात ये हो गई कि अगर मैं एक वायर बनाता हूं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ उसकी मैं 1 मीटर लेता हूं, ठीक है। मैंने ऐसा यूनिट इस्तेमाल कर लिया, वरना हम लोग आमतौर पे यूनिट स्क्वायर और यूनिट जो है वो लेंथ की बात करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। इस वायर की रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस नहीं क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी। सो यू पुट द वैल्यू 1 तो दिस इंप्लाइज दैट R is equals to rho 1 or 1. So what you get is R is equals to rho. तो एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ भी 1 मीटर हो, उसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहेंगे, मतलब खास रेजिस्टेंस। डेफिनेशन नंबर 2, अगर आप एक क्यूब बनाते हैं, क्यूब समझते हैं, क्यूब ये लफ्ज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्यूब का मतलब होता है तमाम डायमेंशन सेम। तो मैं फर्स्ट कर लो एक क्यूब बनाता हूं इस तरीके से, ये एक ऐसा क्यूब है, ये नजर आ रहा होगा। इस क्यूब की खास बात यह है इसकी सारी डायमेंशन 1 1 1 है, यानी ये भी 1 है, 1 मीटर ले लो, चलो ये भी 1 मीटर ले लो और ये भी 1 मीटर ले लो। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ, राइट। इसे क्या बोलेंगे, क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। और क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। So if you take a cube of unit length and calculate its resistance, that resistance is basically known as resistivity. Or you can take a conductor whose cross section is 1 meter square and whose length is 1 meter. Then you calculate its resistance. That resistance is basically resistivity. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का मतलब है खास रेजिस्टेंस, खास का मतलब खास डायमेंशन, खास क्रॉस सेक्शन, खास लेंथ, खास किस्म का क्यूब, ये मतलब होता है रेजिस्टिविटी का। इस फॉर्मूले की एक बड़ी खास बात है, बाय बर्थ कह लो या बाय डिफॉल्ट कह लो, ये फॉर्मूला आपको जब भी रेजिस्टेंस बताता है, वो रेजिस्टेंस जिस टेम्परेचर पे बताता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। लिसन माय वर्ड वेरी केयरफुली, 0 डिग्री सेल्सियस, not the Fahrenheit, not the Kelvin. So this formula is also known as R naught. R के नीचे हम नॉट लगा देते हैं। तो R naught का मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला आपको मैं यहां पर ऐसे करके लिख देता हूं कि ये आपको बताता है रेजिस्टेंस एट
at 0 डिग्री सेल्सियस। मेरा ख्याल है आसान किस्म की बात है। ये फॉर्मूला आपको ओके। अच्छा यहां देख लीजिए, यहां तक कुछ सवाल हो तो मुझे बताइएगा, कोई आपको कोई क्वेश्चन हो, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपके पास 30 सेकंड्स है, स्टार्ट करें इसको सॉल्व करके, मुझे इसका आंसर बताइए। हरी अप। क्वेश्चन नंबर 18, 0.75 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 1.5 वोल्ट है, लेंथ दी हुई है 5 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 x -7 मीटर स्क्वायर, यूनिट सबके दुरुस्त है। What is the resistivity of the iron? अब इस आयरन की रेजिस्टिविटी बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी ई, राइट। अब मुझे वैल्यू बताते जाओ। देखो आर किसके इक्वल है, रो एल अपॉन ए, सो दिस इंप्लाइज दैट रो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, आर ए अपॉन एल। अच्छा जी, आइए रेजिस्टेंस हमें नहीं दी हुई उसने, बट एज वी नो कि वी किसके इक्वल होता है, आई आर के, ठीक है। सो हमारे पास आर किसके इक्वल हो जाएगा, वी अपॉन आई के। वी कितना दिया हुआ है वोल्टेजेस, 1.5। सर इसका आंसर 2 into 10 आ रहा है सर, सॉरी मैंने 5 कर दिया था, सॉरी। ओके देख लेते हैं, वी कितना मेरे पास 1.5, आई कितना मेरे पास जी सर 0.75। 0.75। इसको करने में कोई कामयाब हुआ, इट कैन बी रिटन एज 15 एक्सपोनेंट -1 and it is 75 exponent -2। मेरा ख्याल आसान है। 15 1 जा, या चलो 5 से करो, 5 3 जा and 5 1 जा and 5 5 जा, 5 15 जा, ठीक है। तो 3 1 जा and 3 5 जा, तो ये मेरे पास हुआ 1/5 into 10 to power, ये -2 पर जाकर +2 हो जाएगा, तो -1 +2, तो 1/5 कितना होता है 0.2 और इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई 2। यहां तक तो सवाल तो नहीं है, ओके। अब उठा के पुट कर दो यहां पर, तो रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है 2.5 एक्सपोनेंट -7, लेंथ कितनी है हमारे पास 5। अब 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 5 बनता है, आसान है ना। तो 5 कैंसिल, खत्म बात। तो रो कितना है मेरे पास एक्सपोनेंट -7। ये जवाब देख लिया, यहां इसको ऐसे देख लिया 1 एक्सपोनेंट -7, 1 तो लिख सकते हैं ना, और यूनिट क्या होगा ओहम मीटर। जी जनाब, कौन सा ऑप्शन है, मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन बन रहा है सर। ये 1/5 जो है 0.2 वाला सर, ये थोड़ा कोई ट्रिक है इसके करने के लिए, आपने डायरेक्ट 0.2 कर दिया इसको ना 1/5 को। डायरेक्ट का मतलब ये है कि मुझे ये इस तरह पता था, ये ऐसे था 1/5 है ना, तो मेरे ध्यान में कि ये 1 है तो 5 है। अब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो मतलब बहुत कोई जो स्टेप्स है वो मैंने इसको इसी तरह समझे कि अगर ये 10 होता तो 5 2 जा 10 होता, क्योंकि 0 मैंने अपनी तरफ से लगाया तो मैंने उसको ऐसे समझ लिया, बस इतनी सी बात। जी अच्छा अच्छा अच्छा, 1/5 है ना, तो अगर ये 10 होता तो 10 होता तो आप तो मैंने 10 नहीं तो 0, तो 0 चुके मैंने अपने पॉइंट शुरू में लगा दी, बस इतनी सी बात। सही सही, ठीक है सही। ये मैंने किया था। और किसी का कोई सवाल हो, ये चीजें पूछते रहा करें, अपनी कंफ्यूजन पूछें, शर्माने की कोई जरूरत नहीं किसी से भी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अलग से जो जिसका रुकना है वो रुक के पूछ सकता है।